Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा एक अपना पॉइंट यहां पे रीएटिएट करा गया है, यानी कि रिपीट करा गया है। ज्यादातर लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन यहां पे मेरा अपना यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं नए नए वकीलों को, जूनियर वकीलों के लिए अपना लेटेस्ट जजमेंट्स लाकर उनको एक एक पॉइंट के मैं क्लैरिफाई करता हूं। तो इट इज माय ड्यूटी एंड इट इज माय जॉब to just inform you regarding the new point which was raised by the Bombay High Court regarding the CRPC under section 202 of the CRPC, which clearly states that the inquiry process which was conducted by the magistrate while ongoing the proceedings of the complaint. So यहां पर हमारे को एक पॉइंट देखने को मिला है। पहले मैं आपको ये जजमेंट का देखो नाम बता देता हूं। जजमेंट का नाम है बंसीलाल एस काबरा वर्सेस ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लिमिटेड एंड अनदर। ये 2024 का अपना यहाँ पे क्लियर रूप से बताया गया है। बट इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगा, जैसे कि आपके दिमाग में ना क्लैरिटी रहेगी कि सर आप हमारे को सीआरपीसी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, हम अगर मैं एक इंसान हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई है या मेरे को कोई हार्म हुआ है, तो मैं भागा भागा एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाऊंगा। अगर पुलिस वाले मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो मैं भागा भागा फिर एसपी साहब के पास जाऊंगा एज पर सेक्शन 154 क्लॉज 3 ऑफ द सीआरपीसी का कंप्लाइंस करने के लिए। बाई पोस्ट के थ्रू मैं अपनी कंप्लेंट उनको दे दूंगा, तब भी मेरा कोई काम नहीं बनता है। तो उसके बाद मैं भागा भागा जाऊंगा मैजिस्ट्रेट के पास में अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 की एप्लीकेशन लगाने के लिए कि जज साहब देखिए जरा, पुलिस वाले जो है मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज जज साहब आप मेरी 156 क्लॉज 3 की एप्लीकेशन को, पिटीशन को एक्सेप्ट करके आप पुलिस को डायरेक्शन दीजिए कि वो मेरे केस में एफआईआर दर्ज करे, मेरे केस में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना शुरू करे। बात इतनी खत्म, अपनी सिंपल सी खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है कि मान लेते हैं कि अगर मेरी पर्टिकुलर 156 क्लॉज 3 की जो एप्लीकेशन है या पिटीशन है, उसको मैजिस्ट्रेट साहब अगर रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो जो मेरी पिटीशन होती है वो एज अ कंप्लेंट के रूप में ट्रीट करी जाती है। तो वहां पे हमारी सेक्शन नंबर 200 की प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं सीआरपीसी की, ठीक है, अंडर चैप्टर नंबर 15 ऑफ सीआरपीसी। या फिर मैं डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाके अंडर सेक्शन नंबर 200 ऑफ द सीआरपीसी चैप्टर नंबर 15 के तहत अपनी कंप्लेंट भी फाइल कर सकता हूं। ये बहुत सीधी सी बात है। अब यहां पे मुद्दे की बात, जो अपना बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी जो मैंने आपको 2024 का जजमेंट दिखाया है, उसके अंदर क्या पॉइंट रेज हुआ है? उसके अंदर यह पॉइंट हुआ है कि भाई एक व्यक्ति गया मैजिस्ट्रेट साहब के पास में अपना कंप्लेंट फाइल करने के लिए अंडर सेक्शन नंबर 200 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है, चलो जी, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे केस में जो ये कंप्लेनेंट होगा, ये अब अपनी कंप्लेंट फाइल करने के लिए मैजिस्ट्रेट साहब के पास गया है। अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? सबसे पहला काम मैजिस्ट्रेट साहब का यही तो होगा कि चलो भाई ठीक है, मैं इस कंप्लेंट को पढ़ता हूं और जो ये कंप्लेनेंट है और इसके अपने जो विटनेसेस हैं, मैं इनको क्या कर लेता हूं? एग्जामिन कर लेता हूं। सबसे पहला काम मैजिस्ट्रेट साहब का यही होगा, एग्जामिन करना। एग्जामिन करने के बाद में अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है, एग्जामिन करेंगे, फिर इंक्वायरी भी कंडक्ट करेंगे अपनी। यार मेन पॉइंट इज इंक्वायरी कंडक्ट करना। यहां पे इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए हमारा एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 202 सीआरपीसी, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये इशू ये आया कि यहां पे ट्रायल कोर्ट ने, यानी कि जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट थी जहां पे 200 की अपनी एप्लीकेशन लगाई गई थी, अपनी कंप्लेंट लगाई गई थी, मैजिस्ट्रेट साहब ने बिना सेक्शन 202 की प्रोसीडिंग को किए बगैर सीधा एक्यूज को सम्मन भेज दिया कि एक्यूज भैया आ जाओ कोर्ट में। तुम एक्यूज भाई तुम आ जाओ कोर्ट में, हम तुम्हारा एग्जामिनेशन करेंगे, हम तुम्हारा सब कुछ करेंगे। मैजिस्ट्रेट साहब ने सेक्शन नंबर 202 की अपनी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं इसको स्किप कर दिया। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैजिस्ट्रेट साहब बिना एक्यूज को, बिना अपना 202 की प्रोसीडिंग्स किए बिना 202 की अपनी प्रोसीडिंग्स किए बगैर क्या एक्यूज को सम्मन कर सकते हैं? सम्मन किया जाता है, इशू ऑफ प्रोसेस बोलते हैं सेक्शन नंबर 204 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर। ठीक है, अब यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने डिसाइड करने वाला ये मुद्दा आया कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब ने 202 सीआरपीसी की अपनी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करी है, सीधा भागे भागे एकदम 204 की प्रोसीडिंग लगा दी, जिसको बोलते हैं एक्यूज को सम्मन कर दिया, एक्यूज को अपना सम्मन कर दिया। ठीक है, इशू ऑफ प्रोसेस हम इसको वर्ड बोलते हैं। अभी मैं आपको जजमेंट में भी ये चीज दिखाऊंगा, प्रूव करूंगा मैं आपको। ऑफिशियल जजमेंट जब तक हमारे पास नहीं आता है, पढ़ाई करना या किसी की बातें समझना इररिलेवेंट हो जाता है। भाई हमारे को कोर्ट के व्यू से चलना पड़ता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साहब के द्वारा क्या बोला गया है, बॉम्बे हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया है, हमें उनके व्यू पॉइंट के साथ में अपनी गाइडेंस को अपना ऑब्जर्व करना पड़ता है। वो जो हमें शिक्षा देंगे, हमें उसी के हिसाब से अपने कानून को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब मुद्दे की बात आती है, तो यहां पे 202 के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब को अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करनी थी, मैजिस्ट्रेट ने नहीं करी। अब यहां पे सीधा इन्होंने एक्यूज को अपना
समन कर दिया, इश्यू ऑफ प्रोसेस, और एक्यूज जो था वो ट्रायल कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रहता था। मान लेते हैं अपना बॉम्बे के अंदर एक ट्रायल कोर्ट होगा, अपनी जो सुनवाई कर रहा होगा, और जो एक्यूज था वो दिल्ली में बैठा हुआ है। तो यहां पे बॉम्बे का अपना जुरिडिक्शन है, दिल्ली का अपना जुरिडिक्शन है, तो जो एक्यूज है वो दिल्ली में बैठा हुआ है। अब यहां पे मुद्दे वाली बात है कि अगर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करी है मैजिस्ट्रेट साहब ने, तो क्या वो डायरेक्टली 204 की प्रोसीडिंग कर सकते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला नहीं कर सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लियर रूप से ये बोला है भाई नहीं कर सकते, पहले पर्टिकुलर अपना ट्रायल कोर्ट को 202 की प्रोसीडिंग्स अपनी कंडक्ट करनी पड़ेगी, फिर अपना रीजनिंग लिखनी पड़ेगी कि हां भाई केस में दम है, केस मेड आउट होता है, जो यहां पे कंप्लेनेंट अपने कंप्लेंट लेकर आया है वो अपना केस बिल्कुल जेन्युइन है, और मैं एज अ मैजिस्ट्रेट ये मानता हूं कि हां इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में केस बनता है। अब मैं अपनी 204 की प्रोसीडिंग का इस्तेमाल करके इश्यू ऑफ प्रोसेस एक्यूज को सम्मन भेजूंगा। यही बात अपना बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई करी है। कितने लोग इस बारे में जानते हैं तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट है नए नए वकीलों को गाइडेंस प्रोवाइड कराना। जो एक्सपीरियंस एडवोकेट्स हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये मैं एग्री करूंगा। मेन पॉइंट है मेरा नए वकील, जो जूनियर वकील होते हैं, जिनको इंटर्नशिप के दौरान ये सब चीजों के बारे में बताना चाहिए, उनको कोई बताता नहीं है। मेरा मेन कंसर्न है कि मैं जितनी उन लोगों की मदद कर सकता हूं, नए नए जजमेंट्स के बारे में उनको मतलब बता सकता हूं, तो ये मेरी ड्यूटी है जो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहुत जो सीनियर लोग हैं वो थोड़े से मेरे को नेगेटिव बातें बोलते हैं, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मेन पॉइंट है कि जो जूनियर वकील है उसको एक एक पॉइंट के बारे में कानून की जानकारी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा जानकारी वो ले पाएगा उतना बेहतर वो वकील अपना बन पाएगा। ये चैलेंज है मेरा। तो यहां पे लिखा हुआ है ना सेक्शन 202। अब यहां पे आ जाओ, हम पेज नंबर 3 पे चलते हैं। जजमेंट की कॉपी का पेज नंबर 3 आप पढ़ोगे तो आपको जजमेंट भी मतलब एक क्लैरिफाई मिलेगा। मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। जजमेंट की कॉपी का पेज नंबर हमारा 3 आ जाता है। हाँ, यहां पे लिखा हुआ है कि एज पर सेक्शन 202 ऑफ द सीआरपीसी, मैजिस्ट्रेट टू कंडक्ट एंड इंक्वायरी बिफोर इशू प्रोसेस। ये मेन पॉइंट बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई करा। अगर बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा ये इशू आया है, आप खुद ही सोचो ना यार, आप अगर एक इतने सीनियर वकील हो, ठीक है, तो तब भी ये इशू जो है बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने क्यों आ रहा है? आप थोड़ा समझ लो मेरी बात, कि अगर हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हमारे में इतनी नॉलेज है, तब भी बॉम्बे हाईकोर्ट को या हाईकोर्ट साहब को, इतने बड़ी जज को, इतने बड़े बेंच को जो है ये छोटे से इशू रेज करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है सोचने की, समझने की, जिसकी वजह से ये इशू जो है हाईकोर्ट तक डिसाइड करने को आ रहे हैं। इसीलिए मेरा यहां पे मेन कंसर्न है कि अगर हम ग्राउंड लेवल से ही अपने आप को मजबूत करते चलेंगे पढ़ाई के अंदर, थ्योरी के अंदर, तो हमारा जो बेस है वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। तो मैंने आपको ये मेन पॉइंट यही है जजमेंट का, कि मैजिस्ट्रेट जब अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे इशू ऑफ प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद ही अपना यहां पे मैजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि इशू ऑफ प्रोसेस यानी कि सम्मन वगैरह भेजना, ये एक बहुत बड़ी स्टेज होती है। अगर मैं एज अ मैजिस्ट्रेट के रूप में डायरेक्ट अपना सम्मन भेज दूंगा एक्यूज को, तो इसका मतलब ये बात होगी कि भाई मेरे को केस में दम है, मुझे लगता है कि कंप्लेंट सच बोल रहा है, मैंने विटनेसेस को जो कंप्लेनेंट के उनको एग्जामिन कर चुका हूं, और यहां पे मैं अपनी रीजनिंग भी, अपना माइंडसेट बना चुका हूं कि हाँ केस बनता है। लेकिन करंट केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, डायरेक्ट इशू प्रोसेस हो गया था। और एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पे एक और बात यहां पे बताना चाहूंगा, ये देखो, ये रहा हमारा जजमेंट। एक जजमेंट का रेफरेंस भी दिया गया था यहां पे, कि एस जोसेफ वर्सेस फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड एंड अनदर। यहां पे बोला गया था कि भाई जो सेक्शन नंबर 202 है ना, उसकी प्रोसीडिंग कंडक्ट करना जरूरी है, और ये 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का भी मुद्दा यहां पे था। और यहां पे बोला था कि इंक्वायरी टू बी हेल्ड बाय द मैजिस्ट्रेट बिफोर इशू ऑफ समन टू द एक्यूज्ड रिसाइडिंग आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने एग्जांपल के अंदर भी, कि हमारे एग्जांपल में भी एक एक्यूज अपना जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, वो अपना बॉम्बे में है, और एक्यूज कहां है? अपना दिल्ली में है, तो जुरिडिक्शन से बाहर हो गया। तो ऐसे कंडीशन में 202 की प्रोसीडिंग कंडक्ट करना मैंडेटरी है। ये बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अपना क्लैरिफाई करी है। तो किसी को भी अपना डाउट होगा ना, ये देखो, ये केस है अपना बंसीलाल एस काबरा वर्सेस ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लिमिटेड एंड अनदर 2024 बॉम्बे हाईकोर्ट। तो आप अपना मेंस का आंसर कभी लिख रहे होंगे तो ऐसे जजमेंट्स को रेफर करोगे, आपका आंसर एग्जामिनर रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है, कैंसिल कर ही नहीं सकता है, मार्क्स काट ही नहीं सकता है, याद रखिएगा। तो मेरे जितनी तरफ से मेरा इनिशिएटिव हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए पक्का लेऊंगा, नई नई चीजें आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और मेरा अपना दूसरा चैनल भी है SLG लॉ क्लासेस के ऊपर, वहां पे मैं IPC के जब मैं फ्री होता हूं, मैं आप लोगों के लिए फ्री लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स के तौर पर लेता हूं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, मेरा जो अपना एक बैच लॉन्च हो रहा है
अपना 19 फरवरी सुबह 11 बजे से। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि अब मेरे साथ में अपना फैमिली लॉ को स्ट्रॉन्ग करना, जिसमें कंप्लीट आपको हिंदू लॉ पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट जो है आपको मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाएगा, 19 ऑफ फरवरी सुबह 11 बजे से। क्लासेस हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होती हैं। दूसरी बात, जो नोट्स होते हैं वो आपको केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में मिलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको मेंस के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा, क्वेश्चंस हमारे जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर, उसके आपको सवाल मिलते हैं, एक्सप्लेनेटरी आंसर्स मिलते हैं, केस लॉज आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलते हैं, लेटेस्ट केस लॉज और रेलेवेंट केस लॉज और रीसेंट केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज आपको पॉइंट टू पॉइंट प्रोवाइड होते हैं। और अपनी एक्साइटिंग बात यह है कि जो पहले 30 बच्चे होंगे, केवल और केवल पहले 30 बच्चे होंगे, उनको 40% ऑफ मिलेगा। ये मेरी तरफ से आपको एक श्योरिटी है, याद रखना। और 3 फ्री लाइव क्लासेस रहेंगी। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि यार ये टीचर तो अच्छा पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा, आपके मन में इनसिक्योरिटी है, तो इससे बेहतर आपको मैंने यही एक अपना एक ज्वाइन करने का एक मौका दे रखा है कि आप 3 फ्री लाइव क्लासेस लीजिए। 4th क्लास से अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कंप्लीट मेरा हिंदू लॉ और फैमिली लॉ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इन टीचर के द्वारा, तो मैं ज्वाइन कर सकता हूं। तो 3 फ्री लाइव क्लासेस लेने के बाद में आप अपना प्लान कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 19 फरवरी 2024 सुबह 11 बजे से आपको क्लासेस देखने को जरूर मिलेंगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है और आपके मन में जो पॉइंट होगा मैजिस्ट्रेट के अपना पर्टिकुलर इंक्वायरी कंडक्ट करने के ऊपर, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स के ऊपर, और मेरी अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मैं क्या कर सकता हूं उसके ऊपर, तो मैंने कुछ हद तक आपका क्लैरिफाई जरूर किया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपका जो कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।